अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 13 एक पोएम है ओज़िमेडियस। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। पोइट का नाम है जी पर्सी बेशी शैली। ठीक है, ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। इन्होंने ये पोएम लिखी है ओज़िमेडियस। अगले पेज पे मैंने मज़ीद इसके बारे में कुछ लिखा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थीम देख लेते हैं जी, इस पोएम का थीम क्या है। थीम आपको लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका और टेस्ट वगैरह में भी। थीम है जी ट्रांजिएंसी। बुक के अंदर लिखा हुआ है ट्रांजिएंसी मतलब कि आर्जी होना, वक्ती होना, ना पायदारी। मतलब ऐसे तो कहा जाएगा इसमें कि जो ताकत होती है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो आर्जी है। तो ट्रांजिएंसी या इसके अलावा ये थीम भी हो सकते हैं। इम्परमानेंस ऑफ पावर। परमानेंस कहती हैं मतलब कि हमेशा के लिए होना, परमानेंट से निकला है। तो इम्परमानेंस हमेशा के लिए ना होना, आर्जी होना। तो ताकत की नापायदारी या आर्जी होना, या ये भी हो सकता है कि पावर इज़ मॉर्टल, जो ताकत है वो फ़ानी है। या नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ वो मुस्तकिल नहीं है, हर चीज़ बदलती है। तो ये कुछ इसके थीम थे जी। नेक्स्ट हम चले जाते हैं। अच्छा, इस पिक्चर को भी आप देख लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि ये इस तरह उसका जो स्टैच्यू है उस ओज़िमेंडियस का, ये उसका सर नीचे पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये उसकी दो टांगें हैं जो जिस्म के बगैर खड़ी हैं, ट्रंकलेस हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ओज़िमेंडियस जो है ये कौन है। ओज़िमेंडियस जो है ये एक यूनानी नाम है रेमसेस टू के लिए। रेमसेस मतलब जो दूसरे नंबर वाला रेमसेस बादशाह था और पावरफुल फ़ेरोह था, जिसको हम अपनी ज़ुबान में फ़रओन कहते हैं। जो ग्रीक के बादशाह होते थे, जिस तरह फ़रओन के आपने किस्से सुने होंगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो था, तो फ़रओन उसका नाम नहीं था। फ़रओन तो उनके बादशाहों को कहा जाता था। जो ग्रीक के बादशाह थे उनको फ़रओन कहा जाता था। तो वो क्या दिखाता था जी, एरोगेंस, मुतकब्बर था और तकब्बर दिखाता था और अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था कि तमाम बादशाहों का बादशाह। इसके अलावा ये जो पोएम है ये उन्होंने लिखी है 1817 में। ये जो पोइट है इसकी जो पोइट हैं कौन है जी, शैली। इन्होंने ये पोएम लिखी है 1817 में, 1817 में। और फिर इसको पब्लिश किया गया है, एक रिसाला है या कोई भी बुक है एग्ज़ामिनर, उसके अंदर 1818 में, 1818 में, एक साल के बाद। इसके अलावा अगर पब्लिशर नेम जो लिखारी होता है वो अपने ओरिजिनल नेम की जगह अगर कोई और नाम लिखते तो वो नाम किस नाम से उन्होंने लिखी थी, ग्लोरेस्टिस, इस नाम से पोएम उन्होंने शाया की थी। तो ओज़िमेंडियस जो है ये एक बादशाह का नाम है जो अपने आप को बड़े तकब्बर के साथ तमाम बादशाहों का बादशाह कहा करता था। और पिछली जो पोइम हमने पढ़ी है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो भी एक सानेट था और ये भी एक सानेट है। सानेट एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं और उसकी अगर मज़ीद टाइप की बात करें तो वही है जो पिछली पोएम थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहली 8 लाइनों का स्टेंजा होगा जिसको ऑक्टेव कहेंगे और अगली 6 लाइनों को सेस्टेट कहेंगे। और इस स्टाइल को क्या कहा जाता है जी, पेट्रार्कन या इटालियन सानेट कहा जाता है, जो पहली 8 लाइनें होती हैं और फिर 6 लाइनें। तो मतलब इस बुक के अंदर आपको 2 सानेट मिल गई हैं। चलें जी, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपको इससे समझ आ जाएगा कि ओज़िमेंडियस जो कि एक ग्रीक बादशाह था उसके बारे में ये पोएम है। उसकी जो तकब्बर है या उसकी जो पावर है उसके ख़ात्मे या तबाही के बारे में ये पोएम है। आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक मुसाफिर से मिला, फ्राम एन एंटीक लैंड, जो कि एक कदीम या पुराने वतन से आया था। पुराने वतन से मुराद के मिस्र से आया था, क्योंकि ये जितने भी फ़रौन थे ये किधर थे, मिस्र के थे। तो मिस्र या ग्रीक से आया था, तो एंटीक लैंड से मुराद है ग्रीक से, मिस्र से आया था। फिर है जी हु सैड, जिसने कहा, टू वास्ट, ये वेस्ट नहीं है बल्कि क्या है, वास्ट। वास्ट मतलब कि स्ट्रेच्ड या वसी, बहुत ज़्यादा बड़े। एंड ट्रंकलेस, और बग़ैर जिस्म के। ट्रंक कहते हैं धड़ को, जो हमारा इस तरह धड़ होता है, ये नीचे टांगे हैं तो ये दरमियान में ट्रंक है, ऊपर सर होगा। तो इस ट्रंक के बग़ैर, ट्रंकलेस, लेग्स ऑफ स्टोन, टांगें तो थी लेकिन उसके ऊपर वो जो हमारी बॉडी है, धड़ है, वो नहीं था। ऑफ स्टोन, पत्थर की। पत्थर के क्यों? क्योंकि वो स्टैच्यू बना हुआ था, मुजस्मा बना हुआ था। स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी थी। दो वसी और बग़ैर ऊपर वाले हिस्से के दो टांगें सहरा में खड़ी थी, जैसे आपने तस्वीर में देखी। नियर दैम, उन टांगों के, ये दैम किसके लिए आया, लेग्स के लिए, प्लूरल प्रोनाउन है। तो उन टांगों के पास ही, ऑन द सैंड, रेत पे, हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाइज,
तो आधा धंसा हुआ, संक, सिंक की सेकंड फॉर्म है, सिंक डूबना, तो संक डूबा हुआ मतलब आधा रेत में था और आधा बाहर था। शैटर्ड टूटा हुआ, वाइसेज कहते हैं जी सर को भी कह सकते हैं या फेस को, तो यहाँ पे हम उसका वो पूरा जो सर है उसको लेंगे। जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये वाइसेज है जो कि आधा रेत में धंसा हुआ था और आधा बाहर था, और दो टांगें देखें बगैर उसके ट्रंक के खड़ी हैं। हुज फ्रॉन, जिसकी तेवरी, तेवरी क्या है, जो आंखों के दरमियान वाला हिस्सा होता है। ये देखें, ये जो तेवरी है ये यहाँ पे, ये तो तेवरी उसकी चढ़ी हुई थी। तेवरी कब बंदा चढ़ाता है, जब किसी से गुस्सा करता है या किसी की बात से इत्फाक नहीं करता, तो मतलब कि गुस्से में उसकी फ्रॉन थी, तेवरी चढ़ी हुई थी, जो दरमियान में वो रिंकल से पड़े होते हैं, झुर्रियाँ सी माथे के दरमियान वो पड़ी हुई थी। एंड रिंकल्ड लिप, और जुरी ज़दा या शकन ज़दा होंठ थे। होंठ जुरी ज़दा कब होते हैं, होंठ तो वैसे सीधे होते हैं लेकिन जब थोड़े से टेढ़े हो जाएं, उनके अंदर वट आ जाए या वो रिंकल्ड आ जाएं, वो कब होते हैं, जब कोई बंदा मुस्कुराहट दे रहा होता है। एंड स्नीर, और एक स्नीर एक मुस्कुराहट है, और वो कैसी मुस्कुराहट है, जो हकीर किसी को समझ के बंदा मुस्कुराहट देता है, ठीक है, उसका मजाक उड़ाने के लिए, या मकाराना मुस्कुराहट हम इसको कह सकते हैं, जो मकारी वाली मुस्कुराहट थी। ऑफ कोल्ड कमांड, कमांड का मतलब तो हुक्म है, और कोल्ड, कोल्ड का डेनोटेटिव मीनिंग तो ठंडा होता है जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है, लेकिन कानोटेटिव मीनिंग क्या है इसका, यहाँ पे होगा इमोशन लेस, मतलब कि ऐसा हुक्म जो इमोशन लेस हो, जिसके अंदर कोई जज्बात ना हो, अगले की कोई परवाह ना हो, बस हुक्म दे दिया, चाहे अगले के साथ ज़्यादती हो रही है या जो भी हो रहा है, इस चीज़ का सोचे बगैर। तो वो चूँकि एक बादशाह था और तकब्बर वाला बादशाह था, और ऐसे हुक्म देता था जो कि इमोशन लेस होते थे, अगले के इमोशंस को समझता नहीं था, और उसके होंठों पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मक्कारी वाली थी, और उसके जो चेहरे पे है वो तेवरी चढ़ी हुई थी, मतलब कि वो सारे एक्सप्रेशन जो एक ज़िंदा इंसान के अंदर होते हैं, वो उस आर्टिस्ट ने, जो मुजस्मा साज था, उसने उस बॉडी या जो भी स्टैचू था मुजस्मा, उसके ऊपर ज़ाहिर किए हुए थे। टेल दैट, बताता है, ये चीज़ बताती है, दैट के इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर जो है वो मुजस्मा साज जो होता है, मुजस्मा बनाने वाला, वेल अच्छी तरह, दोज पैशंस रेड, वो जज्बात पढ़े थे। रेड, ये रीड की सेकंड फॉर्म है, इसको पढ़ेंगे रेड। तो इस तरह पता चलता है कि जो मुजस्मा बनाने वाला है वो बड़ा कारीगर था, और उसने बहुत ही बारीकी से उसको जज किया हुआ था, और उसके तमाम जज्बात उसने देख के इस मुजस्मे के ऊपर डाले हुए थे। विच येट सर्वाइव, जो अभी भी मौजूद थे, जो जज्बात उसके थे उसके चेहरे के ऊपर, वो अभी भी इस स्टैच्यू पे मौजूद थे। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफ लेस थिंग्स, सब्त थे, स्टैम्प मतलब कि मोहर लगी हुई थी, मौजूद थे, नज़र आ रहे थे इन बेजान चीज़ों के ऊपर। तो चूँकि वो मट्टी के या जो स्टैच्यू जिस चीज़ का भी बना हुआ था, तो ये जो बेजान चीज़ें थी उस पे वो तमाम पैशन जो है अभी भी मौजूद थे, ज़िंदा थे। द हैंड, वो हाथ, मतलब हाथ से मुराद के वो जो स्कल्प्टर जो है मुजस्मा साज, उसकी जो महारत है, उन्होंने दैट मॉक्ड, जिन्होंने, मॉक का वैसे मतलब होता है मजाक उड़ाना, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा उसका मतलब होता है नकल करना, कापी करना, तो यहाँ पे हम मतलब लेंगे कापी करना। तो वो हाथ जिन्होंने नकल की, दैम, उसकी, दैम से मुराद है उसके पैशंस, उसके जज्बात, तो इन हाथों ने उसके जज्बात की नकल करके इनको मुजस्मे के ऊपर उतार दिया। एंड द हर्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने इन जज्बात को फेड किया, फेड फीड की सेकंड फॉर्म है, फीड मतलब कि खुराक देने को कहते हैं, मतलब कि पालना, हम यहाँ पे मतलब लेंगे पालना। वो दिल जिसने इन जज्बात को पाला था, वो दिल किसका था, उस बादशाह का था। ये दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे स्कल्प्टर की बात हुई है जिसने इसको कॉपी किया, और वो बादशाह जिसने इन जज्बात को पाला था। एंड अच्छा, दूसरा स्टेंजा आ गया, पहला स्टेंजा मुकम्मल हो चुका है जिसमें उसकी वो सारी उस मुजस्मे के बारे में बात हुई है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं जी, जो सेस्टेट है 6 लाइनों का। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल किसको कहते हैं जी, जो बेस होती है, मतलब इस तरह जो नीचे बेस होती है उसके ऊपर मुजस्मा बना होगा, तो इस बेस को पेडिस्टल कहा गया, जिसको चबूतरा भी आप कह सकते हैं। तो पेडिस्टल पे दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज जो है लिखे हुए थे, नज़र आते थे। माई नेम इज़ ओजिमेडियस, उसने नीचे लिखवाया हुआ था कि मेरा नाम ओजिमेडियस है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, मतलब वो अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह मानता था, और यही उसका तकब्बर था। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों का मुशाहिदा करो या उनको देखो, मतलब कि मैंने
इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं या इतनी बड़ी रियासत बना ली है, मेरे अंडर इतनी बड़ी बड़ी जो है ना सल्तनतें हैं या हुकूमत मेरी इतनी वसी है। इस तमाम कारनामों को देखो, यह माइटी, यह जो है ना एक पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम यू कह सकते हैं। बड़े बड़े आकाओ, मतलब जो दूसरे मुल्कों के बादशाह थे उनको वो ललकारता था और कहता था कि मेरे कारनामों को देखो। अच्छा, यहाँ भी एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, एपोस्ट्राफी। एपोस्ट्राफी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी दूसरे बंदे या इस तरह खुदा को मुखातब करते हैं। जिस तरह हमने पीछे एक पोइम पढ़ी थी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उसमें था ग्रेट गॉड, तो वो खुदा को मुखातब कर रहा था, तो वो भी एपोस्ट्राफी थी। तो वो उन आकाओं को कहता है, बड़े बड़े बादशाहों को, कि मैं जो है बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कारनामों को देखो ए आकाओ, और डेस्पेयर, और मायूस हो जाओ, मतलब कि तुम इस चीज़ से मायूसी खा जाओ कि मैं इतना कामयाब क्यों हूँ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। राउंड द डेके, डेके मतलब कि जो वो तबाहशुदा चीज़ थी, वो जो मलबा या जो भी उसका मुजस्मा गिरा हुआ था, जिसको हम कहेंगे रूइंड, मतलब कि तबाहशुदा। राउंड से मुराद है अराउंड, उसके इर्द गिर्द। ऑफ दैट कॉलोसल रैक, कॉलोसल कहते हैं इनार्मस या ह्यूज को, तो वो बड़ा जो है, रैक तबाही को कहेंगे। तो वो जो बड़ी तबाही थी, मुजस्मे की तबाही, मुजस्मे की तबाही तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके गुरूर की तबाही थी कि जो एक वक्त में इतनी अपने आप को पावरफुल समझा था, आज किस तरह उसका मुजस्मा टूटा हुआ है। तो वो जो उसका एक डाउनफॉल हम कह सकते हैं। तो वो जो कलोसल रैक था, जो मुजस्मे की तबाही थी, अजीम तबाही, बाउंडलेस एंड बेयर, वो बग़ैर हदूद के और बग़ैर किसी भी वहाँ चीज़ के होते हुए, मतलब कि सहरा के अंदर मौजूद था। और सहरा तो इतना दूर दूर तक फैला होता है, इधर से बंदा देखे तो दूसरी तरफ नज़र ही नहीं आता, मतलब उस सहरा की कोई हदूद नहीं थी। और वो बेयर था, बेयर कहते हैं नंगे को, मतलब ना ही उसके अंदर, सहरा के अंदर कोई दरख्त था, ना ही कोई घर था, बिल्कुल वीरान था। ठीक है, बग़ैर हद की और वीरान सहरा के अंदर उसकी तबाही मौजूद थी। दी लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, वो तन्हा, अकेली और लेवल, बिल्कुल हमवार, क्योंकि रेत पे जब हवा चलती है तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल हमवार रेत जो है वो दूर दूर तक फैली हुई थी। वहाँ उसकी जो एक वक्त था कि उसकी बादशाह के आगे हज़ारों लाखों लोग खड़े होते थे सर झुकाए हुए, आज वो अकेला रेत के अंदर पड़ा हुआ था। नेचर ने या टाइम ने, वो उसने क्या कर दिया, हर एक चीज़ को तबाह कर दिया। उसके पास अभी कुछ भी नहीं रहा, ना ही कोई उसके पास घर है करीब करीब, ना ही कोई दरख्त है, ना ही कोई बंदा, तो वो अकेला वहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन, बाउंडलेस एंड बेयर। एलिट्रेशन क्या है कि दो नेबरिंग वर्ड्स या दो आपस में मिले हुए अल्फाज एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हों, बाउंड और बेयर। और यहाँ भी है एलिट्रेशन, एस और एस से स्टार्ट हो रहे हैं, सैंड और स्ट्रेच, मतलब सेम उनकी साउंड भी है। तो ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर टोन की बात करें कि किस तरह की इसकी टोन थी पोइम की, तो आयरॉनिक थी। ठीक है, आयरनी थी इसके अंदर। आयरनी क्या होती है, जो एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड हैपन्स, जहाँ पे जो हम तवक्को कर रहे होते हैं उसके बरक्स होता है। ये इसकी पावर थी। ठीक है, वो अपनी पावर पे बड़ा तकब्बर और गुरूर कर रहा था, लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ, उसकी तबाही हुई। तो ये टोन पोइम की क्या थी जी, आयरनी थी। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन थी कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स अराउंड द डिके, तो इसका ये सिंपल मतलब आप ले सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट द ब्रोकन स्टैच्यू। तो वहाँ पे बग़ैर उस टूटे हुए मुजस्मे के या उस मलबे के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं था। तो ये जी पोइम थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा ओज़िमेडियस पोइम से। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।